जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग एनडीए 2023 का जो सेकेंड वाला हुआ था, मतलब ये नवंबर में पेपर हुआ था, उसमें से इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पेपर कौन सा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2023 का सेकेंड वाला करने जा रहे हैं। तो ये सेशन आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक बार में 50 के 50 क्वेश्चंस करेंगे और जिस तरह से पेपर आया था उसी तरह से। सेगमेंट नहीं डिसाइड करेंगे कि एंटोनिम करा देंगे, सारे सिनोनिम करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक क्रम से कराएंगे, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपके 2024 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है फर्स्ट वाला, उसके लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। ठीक, उसमें हमने 2020 से लेकर के 2023 फर्स्ट सेकेंड दोनों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, क्या परमानेंट सेगमेंट है और कौन कौन सी चीज़ें कभी कभी आती हैं, इन पर एक डिटेल स्टडी की थी। और आपको ये बताया था कि आप कैसे अब बचे हुए समय में कैसे तैयारी करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, क्या चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए और क्या चीज़ें अब शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने कल वाला वो डिस्कशन देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ कल वाला वो डिस्कशन देख लीजिए। 20-25 मिनट का है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चूँकि वीडियो लंबा होगा, 50 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं वो किसके हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। अब ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही ना फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एज द साउथ वेस्ट मानसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कास्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन। जबलपुर मध्य प्रदेश में एक टाउन है। ठीक है, एक टाउन का बड़ा सा शहर है। अब यहाँ खाली जगह के लिए क्या सुटेबल ऑप्शन आ सकता है? मानसून के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? ठीक, तो मानसून के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं मानसून हिट करता है। ठीक है, अब हिट यहाँ पर नहीं मिला कहीं भी। लैस्ड लिखा है, फ्लरिश्ड लिखा हुआ है, ऑक्युपाइड लिखा हुआ है और ड्राइड लिखा हुआ है। एक वर्ड से देखिए, एक तरफ से। तो लैस क्या होता है? जब मानसून कहीं टकराता है, जैसे सपोज करो कि अरब सागर का मानसून मुंबई महाराष्ट्र में टकराया, तो मानसून लैस यूज किया जाता है। अच्छा, फ्लरिश का मतलब होता है डेवलप करना, ग्रो करना। ये लगेगा नहीं, फलने फूलने के लिए वो लग नहीं रहा है। ऑक्युपाइड नहीं होगा, वहाँ पे किसी जगह को घेरने के लिए या कोई काम करने के लिए यूज किया जाता है। ड्राइड सुखाना, मानसून सुखाता नहीं है। ठीक है ना, तो मानसून जो होता है जुलाई में ज़्यादा अटैक करता है, तो इसलिए हम लोग इस सेंस में लैस्ड वर्ड यूज करते हैं, या हिट या लैस्ड। तो पहले फिलर के लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन भी पहला ही है। ये एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके 10 क्वेश्चन तो यही रहेंगे ना फिलर के। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद भरिए। देखिए क्या लगाना है। लिखा है गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस। स्केल ऑफ चैलेंज का मतलब आपके सामने जो मुश्किलें हैं, जो डिफ़िकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी स्केल क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए। गिवन का मतलब होता है उसको कीपिंग इन माइंड दैट। आगे लिखा है दैट डैश टूडे आर कंपनी प्रपोजेज मोर वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल प्लान फॉर द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा दिन तक चले। वायबल का मतलब प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक होता है, दैट विच कैन बी इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, वो हो जाता है। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या होते हैं जिन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस के लिए जो सुटेबल वर्ड आता है वो क्या आता है? वी फेस द चैलेंज। ठीक, क्या यूज करते हैं? वी फेस द चैलेंज। अब फेस अगर नहीं मिलता है तो इसके बदले में हम कोई और वर्ड यूज करेंगे। अब आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट्स। देखो भैया, ये चैलेंज है, तो चैलेंज को हम सपोर्ट करेंगे या चैलेंज को फेस करेंगे? तो चैलेंज को फेस करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। कन्फ्लिक्ट एक वर्ड है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, या आप ये कह सकते हो मुठभेड़, एनकाउंटर हो जाता है। इसमें क्या करते हैं? हम स्ट्रगल करते हैं, एक तरह से स्ट्राइव हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रगल हो गया, ये मतलब ये लड़ाई से रिलेटेड होगा, ध्यान रखिएगा। ये कन्फ्लिक्ट जो होगा वो लड़ाई से रिलेटेड होगा। और कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, सामना करना किसी चीज़ का, किसी मुश्किल का, चुनौती का।
तो जो कन्फ्रंट वर्ड है वो सुटेबल आएगा यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट नहीं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों में से कई लोगों ने कन्फ्लिक्ट यूज कर दिया होगा। तो वी डू नॉट कन्फ्लिक्ट अ चैलेंज बट वी कन्फ्रंट अ चैलेंज, समझ गए, हम चैलेंज को कन्फ्रंट करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब एक वर्ड आ गया है कन्विंस। तो कन्विंस तो भाई यहाँ पे लग नहीं पाएगा, ठीक है ना। और कन्फ्लिक्ट ना लगने का एक और रीजन मैं आपको बताऊं। देखिए अब यहाँ लिखा है दैट के बाद जो आपको वर्ब लगानी है वो किसके लिए लगानी है? गिवन द स्केल ऑफ चैलेंजेस। वर्ब किसके लिए लगानी थी? स्केल के लिए लगानी थी। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं तब आप लोगों को दिखाऊं, तब ठीक रहेगा ज़्यादा, नहीं तो भी एक में ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमें यहाँ वर्ब लगानी है। ये वर्ब किससे एग्री करेगी? चैलेंजेस से या स्केल से? लिखा है स्केल ऑफ चैलेंजेस, तो वर्ब चैलेंजेस के लिए नहीं लगेगी बल्कि स्केल के लिए लगेगी। स्केल बीइंग सिंगुलर, यहाँ वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब हुआ कि आप वर्ब में एस लगाइए। तो जो वर्ब में, जिन वर्ब में एस लगा है वही हो सकता है। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और कन्विंस क्या होगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अब कन्फ्रंट में क्या लगा है? वर्ब में एस लगा हुआ, तो यही सिंगुलर है। और एक सपोर्ट सिंगुलर है। सपोर्ट हम लोग देख चुके हैं कि वो लग नहीं पाएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन बचा, कौन सा? हम कन्फ्रंट ही लगा पाएंगे। आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या सुटेबल वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यही ऑप्शन ठीक आ रहा है। अब संतुष्ट हो गए ना? चले आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी संतुष्ट ना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं और संतुष्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें क्या लिखा है? देखो, इट इज अ रियली टफ कोर्स। ये बहुत ही टफ कोर्स है, रियली टफ कोर्स है। आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो द डैश। अब देखो यहाँ देख लेना कि कोर्स जो है वो बहुत टफ है और मुझे चिंता इस बात की है कि आई वोंट बी एबल टू, मैं ये करने में सफल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? आई वोंट बी एबल टू गो टू द वे। गो टू द वे मतलब उस रास्ते जाना, तो ये हो नहीं पाएगा। गो टू द डिस्टेंस अगर हम लगाएं तो ये ज़्यादा ठीक होगा। आप पूछो गो टू द डिस्टेंस क्यों ठीक होगा? क्योंकि जब हम गो टू द डिस्टेंस यूज करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ गो टू द डिस्टेंस। गो टू द डिस्टेंस का मतलब होता है कंप्लीट करना, समझ गए? क्या होता है? कंप्लीट करना। शायद मैं पहली बार गलत बोल गया था, कंप्लीट करना। अब समझ में आया? कोर्स टफ है और मुझे डर है कि शायद मैं इसको कंप्लीट ना कर पाऊंगा। भाई जाहिर सी बात है, आदमी कोर्स ज्वाइन कर लेता है, जब उससे नहीं चल पाता तो उसको कंप्लीट नहीं करता, बीच में छोड़ देता है। तो आई वोंट बी एबल टू गो टू द डिस्टेंस, आप ये लगाइएगा। वे और फार और रूट वगैरह मत लगाइएगा। ये रूट रास्ते के लिए लगता है, वे रास्ते के लिए लगता है, ये नहीं लग पाएंगे। ये एक इडियम है, ये एक फ्रेज है गो टू द डिस्टेंस, जिसका मतलब कंप्लीट करना, और वही सेंस यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है ना आप? चले आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, देखो, द डैश ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इन्होंने कहा जो डैश ऑफ, ठीक है, मतलब जो इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में एडवांसमेंट हुआ है उसमें डैश चीज हैज बीन रिमार्केबल, वो काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी नोटिसेबल है। तो क्या चीज़? एक्सटेंट ऑफ द एडवांसमेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? विस्तार, फैलाव, स्प्रेड कह सकते हो। दूसरा वर्ड ले लो आप, स्प्रेड ऑफ। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा। स्प्रेड कर लो या उसका विस्तार कर लो, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है। अच्छा, कंटेक्स्ट का मतलब रेफरेंस हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। डिस्टेंस ऑफ एडवांसमेंट, देखो एडवांसमेंट की डिस्टेंस नहीं होती, एडवांसमेंट की क्या होती है? एक्सटेंट होती। किस हद तक? टू द लिमिट, टू द एक्सटेंट मतलब टू द लिमिट, जिस लिमिट तक, जिस क्वांटिटी में एडवांसमेंट हुई है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। और सिंटैक्स ग्रामर के लिए लगता है भैया, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, क्या लगा पाएंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांसमेंट, टू द लिमिट ऑफ एडवांसमेंट, टू द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट, ये होता है। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है? देखिए, लिखा है कि दिस एसे डैश एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर अप्रोप्रिएशन।
एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय सोसाइटी इन द एरिड कंडीशंस ऑफ राजस्थान। एरिड का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखो राजस्थान लिखा हुआ है, तो राजस्थान की जो कंडीशंस है वो क्या है, एरिड मतलब ड्राई कंडीशंस होती हैं, सूखे के लिए यूज किया जाता है। साइनोनिम कभी पूछेगा तो याद रखिएगा, एरिड मतलब होता है ड्राई प्लेस। अब इसको आप भरेंगे कैसे, मैं आपको एक तरीका बताऊं, एक क्लू बताऊं। कभी कभी ऐसे फिलर आ जाते हैं जिसके आगे या पीछे एंड लगा होता है, तो अगर आपके एंड के पीछे या एंड के पहले भरना हो कुछ, मतलब आफ्टर और बिफोर एंड, तो आप क्या करेंगे, तो एंड के बाद जो वर्ड दिया है ना एग्जामिन, इसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे लगा दीजिए। एग्जामिन वर्ब में एस लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, तो अब यहाँ पर भी वर्ब में क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। ठीक, एक बात हो गई, ग्रामेटिकली हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे जिसमें वर्ब में एस लगता हो। दूसरा, एग्जामिन का साइनोनिम नहीं लगाना है, मतलब सेम वर्ड नहीं लगाना है, एग्जामिन का सिमिलर वर्ड लगाना है। अब देखो यहाँ एग्जामिन का सिमिलर वर्ड क्या होगा, एग्जामिन का सिमिलर वर्ड कंफ्यूजेस तो होगा नहीं, और इनहेंसेज है, कंट्रोल्स है और एक्सप्लोर है। ठीक है, तो 5 नंबर पे बताओ आप क्या लगा पा रहे हैं, कंफ्यूजन लगेगा नहीं, और इनहेंस, एग्जामिन करना और इनहेंस करना फिट नहीं बैठ रहा है। एग्जामिन करने का मतलब आप किसी चीज की खोज कर रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल करना भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एग्जामिनेशन को आप कंट्रोल से मत लीजिएगा। एग्जामिन होता है किसी चीज का परीक्षण करना, उसको बहुत माइन्यूटली टेस्ट करना, एग्जामिन करना। तो एक्सप्लोर जब हम किसी चीज को करते हैं, जब किसी चीज को सर्च करते हैं, भाई सर्च करोगे उसमें तभी तो उसको एग्जामिन करोगे। तो ये होगा एक्सप्लोर्स एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर अप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे सुटेबल क्या लग रहा है, एक्सप्लोर्स लग रहा है। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, लिखा, करना तो सब में वही है, मेरे मुंह से निकल जाता है। देखो सेंटेंस पढ़ो, लिखा है कि इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डैश इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान चला था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके जरिए हम सक्सेसफुली, अब सक्सेसफुली लिखा हुआ तो इसका मतलब कंट्रोल कर लिए हैं, रोक पाए हैं, स्थिर कर पाए हैं जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। अब वर्ड देखो, स्टरलाइज है। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है, आप उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे अगर सपोज करो कहीं जर्म्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, उनको जब मतलब डिजर्म करते हैं, मतलब जर्म लेस कर देते हैं, किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं, वहाँ से वायरस बैक्टीरिया खत्म कर देने से डेटॉल से पोछा लगा देना। आप समझ गए ना, डेटॉल से पोछा लगा देना। या हाथ को क्या करते हैं, जब कोरोना फैला था तो क्या करते थे आप लोग, ठीक है ना, तो सैनिटाइज कर लेते थे, तो वही होता है स्टरलाइज करना। क्लियर, तो ये लग नहीं पा रहा है यहाँ पे। और क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर करना, स्टेबल से बना हुआ है स्टेबलाइज। स्टेबल का मतलब क्या होता है, उसको स्थिर कर लिया है। स्थिर करने का मतलब क्या हो, एक सर्टेन ग्रोथ रेट आ गई है, उससे ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो बढ़ना उसका रुक गया, स्टेबल, एक स्टेबिलिटी मिल गई है पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो ये तो सुटेबल लग रहा है। अब स्ट्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाई का मतलब लेयरिंग करना, स्ट्रेटस क्या होता है, ये लेयर करना। तो पॉपुलेशन को लेयरिंग नहीं कर पाएंगे, ये लेयरिंग नहीं आएगा। अब आ गया स्टैब्लिश करना। स्टैब्लिश मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर सेटअप कर देना, कोई चीज़ कहीं स्थापित करने के लिए लगता है, कोई रूल होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई मशीन होती है, तो उसको हम लोग कहीं पर स्टैब्लिश करते हैं, कहीं पर स्थापित करते हैं। पॉपुलेशन स्थापित नहीं की जाती है, पॉपुलेशन स्टैब्लिश नहीं बल्कि स्टेबल की जाती है, स्थिर की जाती है, रोक की जाती है। ठीक है, तो 6 नंबर पे क्या लगेगा, आपको कंफर्म हो गया होगा, क्या लगाना है हमको, स्टेबलाइज लगना है। अच्छा, हमको लग रहा है कि अब आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो लिखा, एडोलसेंस इज द डैश वेयर इन द चाइल्ड इंटर्स एडल्टहुड। तो एडोलसेंस जो होता है वो कौन सी एज होती है, 13 से लेकर के 19, जिसको आप टीनेजर कहते हैं, ये करीब करीब होती है 19 की। तो लेकिन इसमें 18 के बाद 18 प्लस होने पर वो क्या हो जाता है, एडल्टहुड में आ जाता है। तो इसके पहले ना, एडल्ट होने के पहले वो क्या होता है, एडोलसेंट होता है। ठीक, जिस उम्र में आप लोग हैं इस समय, मतलब एडोलसेंस से एडल्टहुड में जा रहे हैं, तो एडल्टहुड में जा रहे हैं। तो जब आप देखो एक वर्ब देख लीजिएगा, आप इंटर, कहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश किसके जरिए करते हैं, थ्रेशोल्ड के जरिए प्रवेश करते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, मेन डोर का जो एंट्री पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में दहलीज। दहलीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप फिल्मों देखे होंगे, फिल्मों में जब दुल्हन विदा होके आती है अपने घर पे, तो एक जगह है जहाँ लोटे में चावल भर के रखा रहता है,
तो जहाँ पर वो लोटे में चावल लोटे के चावल को पैर से लुढ़काती है, उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड, उसी को कहते हैं दहलीज, वहीं से वह घर में प्रवेश करती है। तो आप एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं, कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो ये एडल्टहुड की एडोलसेंस जो होता है वो एडल्टहुड की दहलीज है, वो एंट्री पॉइंट है, मेन गेट है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एडोलसेंस इज द पोजीशन, पोजीशन के बाद आप ये इंटर्स नहीं लगा पाएंगे। आपको इस इंटर्स की लाइट में, इंटर्स के ही प्रकाश में आपको जो वर्ड लगाना है। तो यू कैन नॉट एंटर इन अ पोजिशन, ये नहीं लग पाएगा। यू कैन नॉट कंडीशन, मतलब एंटर इन अ कंडीशन, यू कैन नॉट एंटर इन अ पीरियड, ठीक है ना। तो यू कैन एंटर थ्रू थ्रेशोल्ड, ये हो सकता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड के जरिए ही हम एंटर करते हैं, तो यहाँ के लिए सूटेबल वर्ड थ्रेशोल्ड होगा। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 8 में। 8 में देखो क्या करना है हमको कि सेंटेंस पढ़ो, द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। वर हियर टू डैश इंडियाज नेचुरल रिसोर्स, वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस को क्या कर रहे थे? यहाँ पे स्पॉइल कर रहे थे। स्पॉइल का मतलब होता है बेकार कर देना, ना हम यूज करेंगे ना तुम यूज करोगे, ये स्पॉइल करना होता है। जबकि स्पॉइल तो उन्होंने किया नहीं था, बल्कि वो लोग क्या किए थे, इंडिया के रिसोर्सेस को यहाँ से उन्होंने सब उसका उत्खनन वगैरह करा के कहाँ ले गए? इंग्लैंड ले गए। तो उन्होंने हमारा लूटा, अपने पक्ष में यूज किया था, स्पॉइल नहीं किया था। स्पॉइल करना बर्बाद कर देना होता है, जबकि उन्होंने अपने फायदे में उसको यूज किया था, तो ये स्पॉइल नहीं होगा। और इम्प्लोर भी नहीं होगा। इम्प्लोर करना क्या होता है? रिक्वेस्ट करने के सेंस में आता है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? यूटिलाइज करना, ठीक। क्या किया था उन्होंने? एक्सप्लॉइट किया था, यूटिलाइज किया था रिसोर्सेज को। हाँ, मेरे फेवर में नहीं, हमारे फेवर में नहीं, इंडिया के फेवर में नहीं, उन्होंने अपने फेवर में इसको यूज किया था। पर इसके लिए सुटेबल वर्ड क्या होगा? एक्सप्लॉइट यूज होगा, ठीक है ना। बर्बाद नहीं किया था, तो स्पॉइल ना लगा करके आप एक्सप्लॉइट करिएगा, ठीक है। और ड्रिल का मतलब क्या होता है? गड्ढा खोद के उसको बाहर निकालना। तो देखिए रिसोर्सेज लिखा है ना, रिसोर्सेज गड्ढा खोद के नहीं निकाले गए हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है। अगर मिनरल लिखा होता है रिसोर्सेज की जगह पर मिनरल लिखा होता, तब उसको ड्रिल किया जा सकता था, ठीक है। तो अभी आप क्या लगाएंगे? एक्सप्लॉइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो लिखा एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं? आई थिंक यू नो, वो जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर है। एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव अ 50% या ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश, ऑफ के बाद वर्ब किया एनजी पार में या नाउन लगेगा, डैश विद इन 5 years आर 2 generations विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। तो या तो 5 साल में या तो 2 जनरेशन में क्या हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा एंडेंजर्ड स्पीसीज, अब आगे कह रहे हैं कि 5 साल में डैश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। और विलुप्त होने के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट हो जाना ये होता है, कहते हैं ना एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनके लिए। डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन देखो कहीं आप भूल से डिस्टिंक्शन लगा ना दिए हो, तो डिस्टिंक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? एक मीनिंग इसकी होती है स्पेशलिटी, ठीक है, स्पेशलिटी होती है। और दूसरी मीनिंग इसकी क्या होती है? ध्यान रखिएगा, दूसरी मीनिंग इसकी होती है एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी का मतलब क्या होता है? आप किसी काम को बहुत एक्सीलेंट ढंग से करते हैं तो एक्सीलेंसी हो जाएगा। और एक आ जाता है इसका एकदम से डिफरेंस के सेंस में आ जाता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब एक उसमें डिफरेंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इन तीनों में से ना स्पेशलिटी, ना एक्सीलेंसी, ना डिफरेंस, कोई सेंस नहीं यूज हो पा रहा है इसमें से, ये नहीं लग पाएगा। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है, बहुत जटिल कर दी जाती है, इजी नहीं डिफिकल्ट हो जाती है। कंप्लीशन कंप्लीट से बना हुआ है, पूरा कर देना, तो ये फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं तो डिस्टिंक्ट होंगे भैया, जाहिर सी बात है। सॉरी, डिस्टिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट होंगे, मुंह से गलत निकल गया था, ये एक्सटिंक्ट होंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है स्टेट्स दैट वेयर एज एनर्जी कैन बी डैश फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो अब ध्यान देना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं हम इसको? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना बनाया जा सकता है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है? जब हम किसी चीज का फॉर्म बदलते हैं, फॉर्म लिखा याद रखिएगा, फॉर्म, जब किसी चीज का फॉर्म बदलते हैं तो बदलने के लिए क्या लगता है? ट्रांस, और फॉर्म इन्होंने लिखा ही है,
ठीक है। तो जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में चेंज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर से कहते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या लगेगा, ट्रांसफार्म लगाओगे, ठीक है ना। एनर्जी को हम ट्रांसफार्म कर सकते हैं, बना या बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो रिड्यूस करना यहाँ लगेगा नहीं, इंड्यूस नहीं लगेगा, परफॉर्म भी नहीं लगेगा। आप ध्यान रखिएगा किससे बनाइएगा इसको, फॉर्म, ठीक, फॉर्म, वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। ये क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर। अब ये पढ़ने के लिए नहीं जरूरत है, यहाँ आ जाओ। 11 में क्या है, ब्रेड, बटर एंड जैम। कहीं ब्रेड एंड बटर तो नहीं सोच लिया था आप लोगों ने इसको, कि जो ब्रेड एंड बटर होता है उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा लेते हैं, ठीक है, नहीं, वो चीज़ नहीं है। ब्रेड, बटर एंड जैम, 1 2 3 चीज़ हो गई। कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, दैट क्या हो गया, ये कनेक्ट कर रहा है। दैट के बाद हमारा सेंटेंस दूसरा हो जाता है, दैट आर कंज्यूम्ड बाई मेनी हाउस होल्ड्स। तो ये दैट क्या हो गया, दैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, और कंज्यूम्ड, आर कंज्यूम्ड क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। तो दैट के बाद वाला सेंटेंस तो कंप्लीट है, दैट आर कंज्यूम्ड बाई मेनी हाउस होल्ड्स। पहला वाला जो सेंटेंस है, ब्रेड बटर एंड जैम, ठीक है ना, ब्रेड बटर एंड जैम ये सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब तो दी ही नहीं है। अच्छा, जब वर्ब नहीं दी है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। क्यों आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आर लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब दी नहीं थी, सेंटेंस अधूरा था। ये पहला वाला जो पार्ट है, दैट के पहले वाला जो सेंटेंस है, उसमें आर नहीं लगा था, जिसको कि लगाना जरूरी था। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। तो आपके एरर कहाँ थी, आपके एरर थे बी वाले पार्ट में, क्योंकि जैम के बाद आर लगाना चाहिए था। क्लियर, चलें आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखो, $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट्स। तो $10,000, अब ये देखो एक अमाउंट है ना, द प्राइज मनी, ये एक अमाउंट है। अब इस अमाउंट के लिए एज ही लगता है। जैसे कहें कि 100 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और 10,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ऐसे हम लोग इज करते हैं। एक टोटल अमाउंट के लिए जब थोक के भाव में बोला जाता है तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, और ज़बरदस्ती एरर मत ढूंढना, नहीं तो जहाँ सही है वहाँ एरर निकाल दोगे, तो इसमें क्या हो गया, नो एरर होगी, ठीक है। अब आ जाओ 13 में, 365। तो 365 क्या होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। चलो, ये हो गया। क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। देखो, जैसे हम कहते हैं कि 365 दिन से एक साल बनता है, तो 365 दिन को आप क्या करेंगे, प्लूरल मानेंगे, नहीं, उसको प्लूरल नहीं माने जाएंगे। जैसे हम लोग कहीं पे लिखते हैं 2 + 2 और डैश क्या हुआ, 4, तो 2 + 2 इज 4, क्या होता है, 2 + 2 इज 4। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये चीज़ें मिलकर ये बनाती हैं, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है ना। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4 नहीं होता, 2 and 2 makes 4। ऐसे ही 365 क्रिएट्स अ ईयर, ये हो जाता ना क्रिएट्स, तो क्रिएट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रिएट्स लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। समझ गए ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर हमको बताना। ये जो 365 क्रिएट अ ईयर होता है, तो वही 2 and 2 makes 4 जैसे होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सिंगुलर में आएगा। 13 नंबर का भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब 14 नंबर में आते हैं। तो देखो, 14 में क्या करना है, लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी एनिमल की शरीर से, अब खासतौर से भेड़ समझ लो ना, भेड़ की शरीर से जब ऊन उतारते हैं, उसके बाल उतारते हैं, वही तो ऊन होता है ना, इज कॉल्ड शेयरिंग। भैया उसको शेयरिंग नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं, SHEAR। अब ING लगा दो, इज कॉल्ड सियरिंग, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, गलत वर्ड यूज हुआ है। शेयरिंग एक वर्ड होता है, एक सियरिंग वर्ड होता है, तो दिस शुड हैव बीन सियरिंग नॉट शेयरिंग। क्लियर, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ आपका, सी वाला हो गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या करना, मेनी पीपल केम, ठीक, देखते हैं केम कहाँ से आए,
फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड एट द टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस डे। ये टू के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चा? लिखा हुआ है प्रेड। और आप लोगों ने पढ़ा होगा टू के साथ हमेशा क्या लगती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। सर्टेन केसेस को छोड़कर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं लेकिन वो इन्फिनिटिव नहीं होती हैं। जब हम किसी फ्रेज में टू को यूज करते हैं जैसे अकस्टम्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू और विद अ व्यू टू, इन व्यू टू, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, तब टू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। वो कुछ सर्टेन केसेस होती हैं। अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि किन के बाद आता है तो हमारा एक वीडियो है वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म देख लीजिए, उसमें सारी सिचुएशंस दी हुई हैं कब किसके बाद कौन सी वर्ब फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कभी भी टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है, हमेशा क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? टू प्रे होना चाहिए था, ठीक है। आई थिंक अब आपका कंफर्म हो चुका होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? बी हो गया, टू प्रे होगा। अब आ जाओ 16 नंबर में, लिखा है आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड्स, ठीक, आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक द ऑन एनवायरमेंटल इशूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर, ठीक है। तो देखो अगर बुक के पहले द लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ फॉरवर्ड के पहले भी क्या लगना चाहिए था? द लगना चाहिए था। अब ये फॉरवर्ड क्या होता है? जो प्रीफेस लिखते हैं ना, भूमिका। तो अगर बुक डेफिनिट है तो बुक का प्रीफेस भी डेफिनिट ही होगा, तो फॉरवर्ड के पहले हमको द लगाना चाहिए था। आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ए वाला। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए पढ़िए, लिखा द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, अभी तक तो कोई गलती नहीं है। एंड टीचर्स, देखो मैंने कहा था ना एंड के पहले मेंटर्स लिखा है, इधर टीचर्स लिखा है। फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या हुआ? सुविधा प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। द स्मूथ कंडक्ट मतलब इजी एंड स्मूथ ढंग से इलेक्शन हो जाए। इलेक्शंस टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। अब स्टूडेंट्स के बाद जहाँ का चुनाव होता है, जैसे इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शन टू द बोर्ड, तो इलेक्शन के बाद टू लगता है, ये फिक्स है। हालांकि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के बाद फार लगता है, तो इलेक्शन के बाद हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कंफर्म किया है कि इलेक्शन के बाद टू लगता है। आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको कभी प्रीपोजिशन में इस तरह की प्रॉब्लम आए, मेरी सलाह मानना, अगर इस तरह की कोई प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या किए, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कंसल्ट करिए, ठीक है। तो जब कोई क्लैश होता है, और यूपीएससी भी ऑक्सफोर्ड से ही कंफर्म करता है, तो इलेक्शन के बाद जिस चीज़ के लिए इलेक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कंफर्म करती है कि टू लगेगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ गए। तो जब कोई गलती नहीं है तो सेंटेंस में क्या होगा? नो एरर होगी। लोग इसी को गलत बताए हैं, इलेक्शन फार बताए हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कंफर्म करना चाहो तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंफर्म कर लो, मेरी बात भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर पे। क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेट का मतलब होता है जैसे किसी को उपाधि वगैरह दी जाती है, प्राइज वगैरह दिया जाता है, तो उसको कहते हैं फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब ये कोई सेरेमनी है, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर सेरेमनी है तो सेरेमनी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन द सेरेमनी होता है ना कभी। अब यहीं पे कुछ लोग कहते हैं ना फेलिसिटेटेड अपान, मैंने कुछ लोगों का सुना है, वो बता रहे थे कि फेलिसिटेटेड अपान। देखो फेलिसिटेटेड के बाद अपान तब यूज किया जाता है जब किसी पर्सन को, जैसे हम कहें कि ही फेलिसिटेटेड नोबेल प्राइज अपान हिम, तो जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है अगर उस पर्सन के लिए लगाना हो या कोई भी प्राइज देना हो किसी पर्सन को, तब अपान लगाया जाता है। अगर सेरेमनी यूज किया गया है तो सेरेमनी के लिए अपान नहीं। आप सेरेमनी को उपाधि देंगे क्या? वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, वो अवसर है, एक समारोह है, उसमें इन ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। 18 वाला भी क्या है? 18 वाला क्वेश्चन भी नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे कोई एरर मिली नहीं इसमें, तो यहाँ भी आप डी लगा लो, ठीक। एनडीए में होता है ऐसा, 2 क्वेश्चन नो एरर के होते हैं, इत्तेफाक है आज 3 क्वेश्चन नो एरर के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, अगर आप चेन्नई सेटल डाउन होने के लिए, मतलब परमानेंटली सेटल होने के लिए आ रहे हैं,
तो इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, ये आपका बहुत अच्छा बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो सकता है। देखो कंडीशनल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी थी, एनडीएस यूडीएस में आपको कंडीशनल जरूर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जब इफ़ के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इस इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, या तो वाज वर्ब के साथ कम्प्लीमेंट दिया होगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। जब इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट होता है तो अगले वाले सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वुड नहीं हो तो कुड भी यूज कर सकते हो, काम चलाऊँ, ठीक है। तो वुड या कुड लगेगा, ना कि विल लगेगा। तो यहाँ विल नहीं हो कि यहाँ क्या होना चाहिए, इट वुड भी होना चाहिए था, तो ये वुड लगाना चाहिए था। क्लियर। अगर आपको कंडीशनल्स नहीं क्लियर हो, डाउट हो आपको, तो हमारा वर्ब जो एक टॉपिक पड़ा हुआ है वर्ब, ठीक है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट, उसमें वर्ब लिखी होगी। तो वर्ब में आप देखिएगा एक होगा उसमें कंडीशनल्स पूरे पूरे, तो 3-4 वीडियो होंगे। 2 में हमने एक वीडियो में कंडीशनल पढ़ाया है और 2 वीडियो में कंडीशनल की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो वो देख लीजिएगा, आधे घंटे में आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है कि दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था आपको कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखिए ये रहा आपका, ये टू के साथ प्रेड लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए प्रे। ठीक सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, टू के साथ यहाँ क्या लिखा है, टू डिलीवर्ड कर दिया गया। तो फिर वही कहानी होगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू डिलीवर यहाँ होना चाहिए था, टू डिलीवर्ड नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए हो गया, ए में गलती थी। क्लियर। एरर वाला पोर्शन में आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अगर मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँगा तो भी आप बताइएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम, किसी क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम लग रहा है, तो इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा साइनोनिम का। साइनोनिम ये छोड़ो, इसको पढ़ने में समय मत दो, ये खाली साइनोनिम देख लो। अब यहाँ लिखा है 21 में, 21 में क्या लिखा, ही इज़ ऑलवेज कैप्सस। अब ये बताओ कैप्सस की मीनिंग क्या होती है, आप ये समझ गए तो आप आगे आपका काम हो जाएगा। तो कैप्सस का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे में गलतियाँ निकालता है, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सस कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैप्सस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वरीड होगा नहीं, फिर क्या होगा, पैशनेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही एंथुजियास्टिक होता है, व्यक्ति के अंदर बड़ा जुनून होता है तो पैशनेट होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब यही हो जाएगा जो दूसरों में गलतियां निकाला करता है, तो कैप्सस का साइनोनिम है, ये थर्ड वाला आपका आंसर है। जोवियल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो बहुत ही चीयरफुल नेचर का है, मतलब जब भी आप देखेंगे ना ऑलवेज स्माइलिंग, लाइट मूड में रहता है, खुश रहता है, ठीक है, तो वो जोवियल पर्सन होता है, बहुत खुश मिजाज, ठीक है, बहुत फ्रेंडली, बहुत ही मिलनसार एमिएबल टाइप का आदमी होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइनोनिम का ही, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो अंडरलाइन किया गया, एसर्टेन, ठीक है। तो एसर्टेन का क्या होगा, देखो एसर्टेन का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को आप क्रॉस चेक कर रहे हो, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई, यहाँ तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो लिखा है जियोमार्फोलॉजिस्ट। अब जियोमार्फोलॉजिस्ट कौन होता है, देखो मतलब 1 मिनट लूँगा, आप समझ जाइएगा इस वर्ड को, जरूरी है, मैं खाली पढ़ते हुए आगे भागता जाऊँ तो ये ठीक नहीं है, ठीक। एक वर्ड होता है मार्फ, एक वर्ड है जियो, एक होता है मॉर्फ, एक होता है लॉजी, तीनों वर्ड मिलकर के ये बने। लॉजी क्या होता है, स्टडी या साइंस होता है, अब ये तो इसको तो आप लोग जानते हो। मॉर्फ क्या होता है, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। अब जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गई। तो जियोमार्फोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, मतलब वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो वो जियोमार्फोलॉजिस्ट होते हैं। वो एसर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट अर्थ, ठीक है। तो कुछ वंडरफुल फैक्ट्स उन लोगों ने एसर्टेन किए। एसर्टेन मतलब क्या हुआ, उसको वेरीफाई करना, चेक करना, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ वेरीफाई। इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, उल्टा करना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लोटा रखा हुआ है, लोटा समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया डिजाइन नहीं बना सकता मैं, लोटा है, लेकिन अगर इसी लोटे को ऐसे रख दिया जाए, ऐसे ऐसे कर दिया जाए, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा रखा हुआ है, ठीक। अब समझ गए होगे ना। चलो आगे। इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, और ओमिट का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, सुना होगा ना, ओमिशन,
डिलीट किया जाता है किसी चीज़ को, रिमूव किया जाता है, ओमिट करना। एक वोमिट होता है, उल्टी करना, तो ये उल्टी करने वाले में VOMIT होता है, ठीक है ना, ये ना सोच लेना इसका मतलब। क्लियर है? चले आगे, ठीक है, ये तो हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या लिखा है, कमिश्नरी। द कर्नल, ये कर्नल है, कर्नल ऑर्डर द सोल्जर्स टू मीट हिम इन द कमिश्नरी। अब कमिश्नरी क्या होता है, अब यह ऐसे समझ लो कैंटीन होता है, और ये कहाँ होता है, आर्मी बेस पर होता है, ठीक है, खासतौर से मिलिट्री बेस पर। अब आ जाओ, इसमें आपका साइनोनिम ढूंढना, तो ऑफिस ये है नहीं, और फील्ड ये है नहीं, और प्लेग्राउंड ये है नहीं, क्या है आपकी, ये कैंटीन है। रेस्टोरेंट लिखा होता तो वो भी हो सकता था। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, द डॉक्टर डिसमेंबर्ड, डिसमेंबर्ड का मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं, रुको। द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी। याद रखिएगा, कहीं पर ये आ जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय जितने वर्ड मिल रहे हैं ना, जहां भी चांस बन रहा है उनको नोट करते चलो। ये नहीं कि आप केवल मेन वर्ड, बस आप इसी को लेकर के पढ़ें और इसमें और वर्ड आ गया, एक एलिमेंट वर्ड आ गया, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे भैया कल हो सकता है एलिमेंट क्वेश्चन में आ जाए, तो उस पर भी ध्यान रखो। एलिमेंट मतलब क्या होगा, डिजीज होती है, इलनेस होती है, ठीक है, ये काम हो गया आपका। एक वर्ड का काम बना कि नहीं बना। डिसमेंबर, देखो डॉक्टर ने पहले पेशेंट की फिंगर को डिसमेंबर किया, उसके बाद बीमारी का इलाज किया। तो डिसमेंबर का मतलब क्या होता है, देखो ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां ये क्या है, सब मेंबर हैं। एक को काट के निकाल दिया तो ये क्या हो गया, डिसमेंबर हो गया। तो डिसमेंबर करना इसी को कहते हैं, ठीक है। पेशेंट की उंगली में कुछ इन्फेक्शन रहा होगा, डॉक्टर ने उसको शरीर के सदस्य मतलब सदस्य पद से हटा दिया। शरीर के मेंबर होते हैं ना, फिंगर्स, हमारी उंगलियां, देखो हमने फिंगलियां बोल दिया था, ठीक है, फिंगर्स बोलना था या उंगलियां बोलना था, ऐसे हिंदी में इंग्लिश मिक्स होती है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो शरीर का हिस्सा है उंगलियां, एक को काट के निकाल दिया तो डिसमेंबर कर दिया, ठीक है। स्टिच का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन करने के बाद जो सिलाई करते हैं, टाके लगाते हैं, उसको स्टिचिंग कहते हैं। तो काट के निकाला यार, स्टिचिंग नहीं की है, बाद में क्या होगा, डिसेक्टेड। अब ये डिसेक्ट होता है, डिसेक्शन सुना है, जब आप लोग ने हाई स्कूल में होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, डिसेक्शन किया होगा। डिसेक्ट का मतलब होता है इम्प्यूटेट, एक वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, ये लिख लो, इम्प्यूटेट होता है। इम्प्यूटेट का मतलब होता है जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक होने का चांस नहीं है, तो इम्प्यूटेट कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, ठीक है। पेड़ से डाल काटने को इम्प्यूटेट नहीं कहते हैं। ह्यूमन बॉडी होती है उसमें, या एनिमल की बॉडी हो, उसमें किसी अंग को जब शरीर से काट के निकाल दिया जाता है तो उसको कहा जाता है इम्प्यूटेट करना, उसी को डिसेक्ट भी कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, डिसेक्ट। डिसमेंबर, डिसेक्ट या इम्प्यूटेट हो गया। प्लास्टर्ड क्या होता है, जब कहीं पे टूटा फूटा होता है तो उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और स्प्लिंटर्ड क्या होता है, तो स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना, स्प्लिट करना होता है ना, तो उसको टुकड़े टुकड़े, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग कर देना, वो स्प्लिंटर होता है। ठीक समझ गए? अब आपको आपका आंसर भी मिल गया, बाकी 4 वर्ड की मीनिंग भी मिल गई। ये बाकी जो 3 वर्ड मिले हैं वो फिर किसी दिन काम आएंगे। अब अगला देखो, लिखा हुआ मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन अ स्पोर्ट्स एकेडमी। एक स्पोर्ट्स एकेडमी में वो बर्सर का काम करते हैं। बर्सर का काम कर कौन होता है, तो इंचार्ज ऑफ कैश, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंस के काम को देखता है, पैसे वैसे के लेन देन ये सब हिसाब किताब करता है। तो उसको क्या कहोगे, सेक्रेटरी कहोगे, लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ना मिला तो अकाउंटेंट है, तो सेक्रेटरी से ज़्यादा अच्छा कौन है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट पैसे से रिलेटेड होता है, सेक्रेटरी बहुत सारे काम करता है। तो बर्सर के लिए हम क्या लगा दें, अकाउंटेंट होता, कैशियर होता, तो ये हम देख लेते। कोच यहाँ पर होगा नहीं, ट्रेनर यहाँ पे होगा नहीं, तो बर्सर मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट हो गया। आपका आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या देखा, इंसिडियस लिखा हुआ, पूरा पढ़ लो। हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडियस, इंसिडियस का क्या मतलब होगा भाई। देखो इंसिडियस का मतलब होता है ना, कोई आदमी जो धोखेबाज होता है, ठीक है। तो धोखेबाज, धोखे को अंग्रेजी क्या कहते हैं आप, डिसीट कहते हो। तो डिसीट में फुल लगा दो, जो धोखेबाज हो सकता है। और एक और अंग्रेजी होती है धोखे की, बिट्रे है, ठीक समझ लेना। बिट्रे का मतलब धोखा हो सकता है, चीट भी हो सकता है वो आदमी, क्योंकि जब चीट करता है कोई तो वो ठगता है धोखे से। तो ये सब धोखा देने के लिए लगे हुए हैं। कोई वर्ड देख लेते हैं इसमें से मिल जाता है कि नहीं मिलता, नहीं तो और देखेंगे। पीएस का मतलब क्या होता है, होली, बहुत पवित्र होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग नहीं रहा है, एंटोनिम होता तो भले होता है। इनएडवर्टेंट, देखो एडवर्टेंट तो एक वर्ड होता है, एडवर्टेंट का मतलब होता है नोइंगली, जानबूझकर। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में आपसे कोई चीज़ हो जाती है।
डिसीटफुल हम इन्हीं की तलाश थी। नैव का मतलब क्या होता है? नैव का मतलब बहुत ही सीधा साधा, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों में, जो लोग गांव के होंगे उन लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, गोबर गणेश, ठीक है ना, मिट्टी के माधव या गोबर गणेश, निहायत सीधा आदमी, गुलबिल टाइप का होता है, उसको नैव कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है? डिसीटफुल हो रहा है। क्लियर है? सारे वर्ड भी आपको समझ में आ गए और ये भी मतलब समझ में आ गया, उसका साइनोनिम भी हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या इंट्रिंसिक एक वर्ड दिया हुआ है, अभी नहीं, पहले सेंटेंस पढ़ो। देखो लिखा है रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक, ऑल रिलीजन जितने भी धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, बौद्ध, जैन, सब धर्मों की जो इंट्रिंसिक है, ठीक है, सब धर्मों की ये टीचिंग है कि रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन, ये है उसका इंट्रिंसिक, मतलब हर धर्म की का जो मेन इशू है, जो मेन थीम है, जो एसेंशियल पार्ट है हर धर्म का, हर रिलीजन का एसेंशियल टीचिंग क्या है कि रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स, आप दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट करो, इंसान का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, यही हर धर्म का निचोड़ है। ठीक, तो अब आप इंट्रिंसिक का मतलब समझ गए होंगे। तो इंट्रिंसिक अब यहाँ पे लगाओ क्या होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ? बहुत ही जो जरूरी है, एसेंशियल चीज है। अब इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, तो पहले कंसिस्टेंट देख लो। कंसिस्टेंट का मतलब कोई चीज जो निरंतर बना रहता है। स्टे सेम मतलब क्या हुआ? कहते हैं नहीं, कंसिस्टेंसी रहिए भैया, मतलब क्या होगा? स्टे सेम, जैसे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी मेहनत लगातार करते रहो, बने रहो ऐसे ही, स्टे सेम। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो आदमी सेम नहीं रहता है, कभी मतलब कभी खूब मेहनत किया, कभी बिल्कुल नहीं किया, कभी खूब मेहनत किया, कभी बिल्कुल नहीं किया, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। और जबकि क्या कहा क्या जाता है? कंसिस्टेंसी रखो, इसी तरह से रेगुलर मेहनत करते रहो, तो इनकंसिस्टेंट आप समझ गए। पेरीफेरल क्या होता है? पेरीफेरल का मतलब होता है आउटर रेंज होती है, जो आउटर रिंग होती है किसी चीज़ की। पेरीफेरी मैथ में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, आउटर रिंग किसी चीज़ की, किसी बीच में लोग कोई शहर है तो शहर की एक बाहरी सीमा होती है ना, आउटस्कर्ट्स कह सकते हो इसको, एक वर्ड ले लो, कभी कभी हो सकता है अगर किसी दिन आ गया तो आउटस्कर्ट्स कहते हैं इसको। जो अब इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट मतलब उसमें निहित तो होता है, जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। जनरली हम इनहेरेंट कहते हैं आनुवंशिक, जो हेरेडिटरी चीज़ें आती हैं वो इनहेरेंट होती हैं। अच्छा, अगर आपके डीएनए में कोई चीज़ है तो उसको आप अलग खुद से नहीं कर सकते, है ना, तो वो आपका अनिवार्य पार्ट है, आपका नेसेसरी पार्ट है, यू कैन नॉट सेपरेट इट, इनहेरेंट होता है। तो इंट्रिंसिक का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो वही इनहेरेंट ही आ रहा है। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है ये अस्तित्व से, सर्वाइवल से रिलेटेड होता है, तो ये सर्वाइवल वाला नहीं होगा। इंट्रिंसिक का जो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वो इनहेरेंट ही मिल पा रहा है, ठीक, और कोई नहीं लग पा रहा है। ठीक है, इनहेरेंट मतलब उसका अनिवार्य कंपल्सरी पार्ट होता है, दैट यू कैन नॉट सेपरेट विद। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका 28। 28 में क्या करना है? देखो ओनरस लिखा हुआ है, लेकिन अभी ना आप मीनिंग निकालिए पहले कि ही कंप्लीटेड द ओनरस टास्क विद रिलेटिव ईज। रिलेटिव ईज का मतलब क्या? वो बड़े आराम से, और काम कैसा था? बड़ा ही डिफिकल्ट था। ओनरस टास्क का मतलब एक ऐसा काम जो बहुत थकाऊ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की नीड होती है। ओनरस टास्क मतलब इज अ काइंड ऑफ टास्क दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसका साइनोनिम ढूंढो आप। तो स्मूथ तो हो नहीं सकता, एंटोनिम हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। स्मूथ मतलब बहुत आराम। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डिमांडिंग हार्ड एफर्ट नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स है, अब दिमाग के लिए होता है ये सब कॉम्प्लेक्स जो चीज़ होती है। और ओनरस जो होता है वो बॉडी के लिए होता है, फिजिकल होता है। रिस्की से यहाँ कोई लेना देना नहीं। वियरिंग का मतलब क्या होता है? देखो वियरी क्या चीज़ होता है? वियरी, WEARY, वियरी का मतलब क्या होता है? टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है आप कहोगे, इसका मतलब बताइए। टीडीएस का मतलब क्या होता है? काजिंग टायरनेस, एग्जॉस्टिंग होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप थक जाएं, ठीक है, डिसएनर्जाइज हो जाएं, एकदम से मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो वियरी होता है। तो अगर ओनरस है तो दैट मीन्स इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट विल मेक यू एग्जॉस्टेड, तो वियरिंग वर्क हो जाएगा। तो ओनरस का साइनोनिम ये रहा आपका। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए 28 भी आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद अब रहा आपका 29। 29 में क्या है बच्चा? देखो
पोटेंटेट दिया हुआ है। अल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एज। तो अल्फ्रेड जो थे वो एक पोटेंटेट थे मिडिल एज के समय। तो पोटेंटेट एक्चुअली जानते हो एक तरह से ऑटोक्रेट किंग होता है। क्या होता है ये? ऑटोक्रेट। देखो गड़बड़ चल गया, अब फिर मैं लिखना पड़ेगा इसको, 2 बार गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ इत्तेफाक खराब, AUTO। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, कितनी देर भागेगा। ऑटोक्रेट किंग रूलर के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा तानाशाह टाइप का राजा होता है तो उसको पोटेंटेट कहते हैं। चलो ढूंढ लो। मोनार्क, काम हमारा आधा तो बन गया, ऑटोक्रेट नहीं लिखा हुआ है लेकिन किंग लिखा हुआ है। लीनियंट का मतलब बहुत ही उदार नरम दिल होता है, ये नहीं होगा। लिबरल का मतलब होता है जो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। लिबरल किसका अपोजिट हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स का। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है लकीर के फकीर, वही हम चेंज नहीं हो सकते। ठीक, बिल्कुल नयापन नहीं होगी, इनोवेटिव नहीं होगी। लिबरल जो होता है चेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो चेंज होता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। और डेमोक्रेट का मतलब प्रजातांत्रिक होगा, तो एकदम से उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट होता। एंटोनियम को मांगते तो ये लगा देते। अब मोनार्क में लगाओ भी, ठीक है। ऑटोक्रेट दिया होता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन ठीक है किंग दिया है तो हमारा यही होगा काम, मोनार्क का हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या है देखो, यहाँ लिखा इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस। लेजीनेस आप समझ रहे होगे ना, करते होगे कभी तो आपको आराम से समझ में आएगा। लेजीनेस होता है, या आप कह सकते हो उसको लेथर्जी। ठीक है, लेथर्जी। अब और कौन सा वर्ड हो सकता है? स्लगिस कह सकते हो। अब देखो बहुत सारे वर्ड अब नहीं बताएंगे, बस इतने में काम हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो इंडोलेंस। आगे लिखा आई अबंडन्ड द टास्क ड्यू टू इलनेस। कुछ काम दिया था और आलस्य के हमारे बंदे ने काम पूरा नहीं किया, अबंडन कर दिया। तो डिफिकल्टी आलस्य नहीं, वो आलस्य डिफिकल्टी नहीं, लेजीनेस मैंने लिखा ही था, लेजीनेस आपका हो जाएगा। अगली रेस कुरूपता हो जाएगा और हेल्पलेसनेस मजबूरी हो जाएगी, वो नहीं आएगा, आपका लेजीनेस आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। आपका अगला सेगमेंट है क्या? यूजेज ऑफ पेयर वर्ड्स। देखो ये एक नया सेगमेंट है, इसके पहले ये नहीं पूछा जाता था, एकदम से न्यू है, आप समझ जाइएगा इसको। ठीक, सीडीएस में पूछा था, 2022 के सीडीएस में पूछा था, वही उठा के कॉपी कर दिया सीडीएस 23 में। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ आप सीडीएस के पेपर देखे रहिए। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 31 है। ठीक, तो 31 को स्टार्ट करते हैं। अब पेयर वर्ड आपको समझाते हैं इसी में। तो अगर आप यूपी बोर्ड पढ़े होंगे तो क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। होमोफोन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। होमोफोन्स का मतलब 2 वर्ड होंगे जिनकी स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करीब करीब सेम होता है। तो यहाँ पे उसी तरह का वर्ड है। ये हमको लगता है कि यूपी बोर्ड के 12th क्लास में साफ साफ दिखा हुआ है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो ये जो प्रिंसिपल होता है PAL जिसके लास्ट में होता है, ये कौन होता है? ये स्कूल के हेड होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल होता है वो कोई थ्योरी या कोई सिद्धांत होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है? प्रिंसिपल मीन्स बिलीफ सिस्टम, ये गलत हो गया, नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये तो ठीक है। और यहाँ प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम, ये क्या होगा? ओरिजिनल सम, जिसको आप मूलधन कहते हैं मैथमेटिक्स में, उसकी स्पेलिंग वही प्रिंसिपल वाली होती है, ये नहीं होती, ये PAL होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं नहीं, मूलधन। तो ये दूसरा वाला पोर्शन इसका गलत हो गया। अब सी में आ जाओ। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल मीन्स मॉरल रूल, तो ये एक सिद्धांत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये प्रधानाचार्य के लिए, तो इसके दोनों सही हो गए। सी वाला है जिसमें दोनों ठीक हैं, तो क्लियर हो गया हमारा, सी वाला हो गया। अब और आगे बढ़ने का क्या ज़रूरत है जी? अब आप करना चाहें, अगर सीखना चाह रहे हैं तो मैं करा देता हूँ। यहाँ देखो प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम, ये प्रिंसिपल मूलधन हो गया। तो ये वाला प्रिंसिपल दोनों में हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल या फिर मूलधन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये वाला प्रिंसिपल लिखा है, ये प्रिंसिपल हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला। मज़ा आ रही होगी इस क्वेश्चन को करने में। 32 में आ जाओ। तो 32 में एक दिया हुआ प्लेन, ये जो PLAIN है, इस प्लेन का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज से रिलेटेड होता है। प्लेन कहते हैं ना, एरोप्लेन। और ये वाला प्लेन क्या होता है? ये प्लेन क्या होता है? समतल के लिए यूज किया जाता है, जो फ्लैट जमीन होती है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए ढूंढते हैं कहाँ मिलता है। ये प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस, ये PLANE फ्लैट सरफेस नहीं होती है। यहाँ देखो प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस, बिल्कुल नहीं होगा, कट दो। यहाँ का प्लेन मीन्स समथिंग फ्लैट फ्लाइज, दैट फ्लाइज, कोई ऐसी चीज़ जो उड़ती हो। हाँ ये भी ठीक है।
प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस। अब दूसरा वाला प्लेन भी सही है, तो इसके दोनों प्लेन सही है, तो ये सी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 33 में क्या करना है, देखो एक पेल लिखा PAIL और एक PALE लिखा हुआ है, तो दोनों पेल का क्या मतलब होगा पहले आपको ये समझाएं। देखो ये वाला जो पेल है PAIL जो लिखा हुआ है, ये होती है बकेट, बाल्टी होती है। ठीक है, क्या होगी, बकेट होगी, बाल्टी के लिए यूज किया जाता है। और ये वाला जो पेल है PALE, ये यूज किया जाता है बीमारी के कारण, जब आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पहला PALE, यहाँ लिखा इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव। ठीक है, और दूसरा पेल का मीन्स फेडेड, ये पेल गलत हो गया यहाँ पर। ठीक, दूसरा जाओ, यहाँ PALE वाला पेल मीन्स फेडेड या लाइट इन शेड, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा PAIL पेल मीन्स इंफीरियर या अनइम्प्रेसिव, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो तीसरे में पेल मीन्स फेडेड या लाइट शेडेड, ये पीला हो गया है हल्के शेड में, ये ठीक हो गया यहाँ पे। दूसरा पेल मीन्स अ बकेट, ये देखो ये वाला जो है ये बकेट के लिए यूज किया गया, तो इसमें सी वाले में दोनों ठीक कर दिए गए हैं। और डी में देखो पेल मीन्स बकेट, अब ये जो मैंने कहा था मुरझाया हुआ पीला, ये बकेट नहीं होता, तो 3 गलत हो गया, एक में दोनों सही है, तो सी वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, मेटल और मेटल, ये एक वर्ड हो गया। तो मेटल क्या होता है, कोई धातु होती है। ठीक है, और मेटल का मतलब क्या होता है, मिक्सअप कर देना, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इस मेटल का एक और मतलब होता है, ये मेंटल टॉलरेंस के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब मानसिक रूप से आप किसी चीज़ को कितना सह सकते हैं, कितना स्थिर हैं, तो मेंटल विदस्टैंड के लिए भी यूज करते हैं ना हम लोग इसको। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो एक मेटल क्या, मेटल इज हार्ड शाइनी मटेरियल। ठीक है, दैट इज गुड कंडक्टर। अब ये मेटल का मतलब क्या हुआ, मैलिएबल नहीं, ये मैलिएबल मेटल, मेटल है ही नहीं, ये दूसरा वाला मेटल नहीं है, गलत हो गया। अब बी में देखो, मेटल इज अ हार्ड शाइनी मटेरियल गुड कंडक्टर, यहाँ मेटल मीन्स क्या हुआ, मेटालिक, सब मेटालिक हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। तीसरे में मेटल मीन्स मेंटल रेजिलेंस, नहीं ये मेंटल रेजिलेंस ये वाला होता है, मेटल रेजिलेंस ये वाला नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब चौथा तो सही होना ही है। ठीक है, यहाँ देखो मेंटल इज हार्ड शाइनी मटेरियल, और दूसरा क्या है, मेटल मीन्स मेंटल रेजिलेंस। अब रेजिलियंस क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था नहीं कि मतलब विदस्टैंड कर सकते हैं, जब हम जो हमको किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसको कहा जाता है। तो ये डी वाला हमारा एकदम से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 35 भाई। 35 में देखो एक हेल लिखा हुआ HAIL, इस हेल का मतलब होता है ना वेलकम, स्वागत है। आपने एक मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, देखी कि नहीं देखी, नहीं देखी होगी, देख लेना, एक सीन देख लेना, उसमें अमरीश पुरी मोगैम्बो बने हुए हैं। तो जब मोगैम्बो अंडरवर्ल्ड ऑफिस में आते हैं अपने, तो सब लोग खड़े होकर कहते हैं हेल मोगैम्बो, तो हेल मोगैम्बो मतलब वेलकम मोगैम्बो। ठीक है, तो ये वो वाला हेल हो गया। और ये वाला जो हेल लिखा हुआ है वो क्या होता है, देखो एक हेल, ये एक तो ये ओला के लिए भी यूज किया जाता है, कौन, ओला बाइक वाला नहीं, एक हेल यही वाला ये HAIL वाला है, ये होता है जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बारिश में गिरते हैं तो उनको भी कहा जाता है। और HALE, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा होगा, पापा को लेटर लिखा होगा, तो लिखा होगा तब वी आर हेल एंड हर्टी हेयर, तो वे आर हेल एंड हर्टी हेयर, तो यही वाला हेल यूज करते थे। तो ये क्या होता है, हेल्दी, फिजिकली हेल्दी रखने के, हेल्दी रहने के लिए भी हम लोग यूज किया करते हैं इसको। अब आ जाओ, देखो यहाँ हेल, हेल मीन्स पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन। ठीक है, ये तो सही हो सकता है। और यहाँ लिखा कि हेल मीन्स विंड स्टॉर्म, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो 35 वाला मैटर गलत हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हेल मीन्स पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, ये तो ठीक है। यहाँ हेल मीन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, तो इसको हम करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, आपको क्रॉस चेक करा देते हैं कि कोई और तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है हेल मीन्स पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ हेल मीन्स ग्रीट नहीं, ये हेल मीन्स ग्रीट नहीं होता, ग्रीट करने वाला भी वही मैंने कहा था ना, वेलकम करने वाला यही होता, तो ये गलत हो गया। यहाँ HAIL हील्स मीन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका दूसरा वाला एकदम से परफेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाला, हाँ यही वाला परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, हाँ अभी तो यही वाला टाइप है। ठीक है, तो इसमें एक आया आपका कंसियस और एक आया कंसाइंस। ठीक है, चलिए देखिए
तो दोनों की मीनिंग आपको बता देते हैं, फिर आपको ऑप्शन लगा। तो इस कॉन्शियस की मीनिंग क्या होती है? अवेयर, आपको किसी चीज़ की जानकारी है। और ये कंसाइंस होता है जिसको कहते हैं चेतना, तो जिसमें हम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर पाते हैं वो होता है ये, ठीक है ना। मतलब एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है ये हम जान पाते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। तो आंसर में आ जाओ। ये लिखा है कॉन्शियस मीन्स राइट एंड रॉन्ग, ये वाला नहीं हो पाएगा, गलत हो गया है ना, तो दूसरे वाला इस वाले का होना चाहिए। कंसाइंस होता है ये कॉन्शियस होता है। चलिए, तो यहाँ लिखा कॉन्शियस मीन्स अलर्ट, ये तो ठीक हो गया, लेकिन कंसाइंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता। अब यहाँ देखो कॉन्शियस मीन्स इंटेंट, इंटेंट ही गलत हो गया, ठीक है ना, तो ये गलत। अब यहाँ चौथे में ऑप्शन बच रहा है, देखिए कॉन्शियस मीन्स अवेयर, ये हो गया, और कंसाइंस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इसका चौथा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। 37 में देखो एक लिखा है डिसेंट, एक लिखा है डिसेंट, एक ये वाला डिसेंट हो गया और एक ये वाला डिसेंट हो गया। तो पहले इन दोनों की मीनिंग समझो। तो देखो जो पहला वाला डिसेंट है ना, ये वाला डिसेंट होता है ना, दूसरों से डिफरेंट ओपिनियन रखना, जो एक इस्टेब्लिश्ड बिलीफ होता है, जो परंपरागत चले आ रहे हैं उनसे थोड़ा हट के आपका बिलीफ है, आपका ओपिनियन है। और ये डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंड से बना हुआ है, जैसे ये ऊपर हो गया तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर उतरना डिसेंट होता है, नीचे घटना, लोअर में आना, कम आना। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा, डिसेंट, डिसेंट मीन्स हैविंग आइडिया डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, ठीक है, तो ये पहला वाला ठीक हो गया। दूसरा इस डिसेंट का मीनिंग देखिए, डिसेंट मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, हाँ ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर उतरना, तो इसका दोनों ठीक हो गया, तो पहला वाला ही आपका आंसर हो गया, फिर इधर हमको बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 में आ जाओ। तो 38 में देखो दो डिवाइस लगे हुए हैं, एक ये डिवाइस लगा हुआ, एक ये डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस डिवाइस का मतलब क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई उपकरण होगा, कोई टूल होगा, कोई मशीन हो सकती है। और डिवाइस का मतलब यहाँ क्या होता है? कुछ प्लान करने से रिलेटेड होता है ना, आप कोई उपाय कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ होता है ना, ठीक है, तरीका हो सकता है ये डिवाइस जो है, DEVICE। देखो यहाँ पहले में क्या, डिवाइस मीन्स डिटरमिन, नहीं ये डिटरमिन नहीं होगा, DEVICE डिटरमिन नहीं होगा, ये टूल होगा कोई, ठीक है ना। चलिए ये गलत हो गया तो आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं। बी में देखो डिवाइस मीन्स फाइंडिंग ये वाला डिवाइस लिखा हुआ है, देखिएगा, डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, और ये डिवाइस क्या लिखा, डिवाइस मीन्स टू डिटरमिन, ठीक है। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिटरमिन का कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जो यहाँ पे डिवाइस देखो, ये वाला DEVICE है, डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, यही तो मैंने कहा था कि ये डिवाइस इक्विपमेंट होता है, ठीक है, कोई काम करने के लिए। और ये वाला डिवाइस के लिखा मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, तो कोई तरीका होता है ना, मैंने कहा था डिवाइस, उपाय, युक्ति, प्लान, तरीका, तो ये सी वाला हो गया, ठीक। चले आगे। अब आगे आपका 29। तो देखो 29 में क्या करना, आपके पास दो है, एक लिखा हुआ ये डिस्क्रीट और एक लिखा हुआ ये डिस्क्रीट। अब दोनों डिस्क्रीट में क्या अंतर होता है ये जानो। देखिए ये वाला जो डिस्क्रीट है DISCRET, तो ये होता है मेकिंग डिफरेंस, और ये वाला जो डिस्क्रीट होता है ना, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना। डिस्क्रीट मतलब एकदम जैसे गोपनीयता को मेंटेन रखना, सीक्रेट को मेंटेन रखना, ठीक। तो पहले आ जाओ, यहाँ पे डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट या डिस्टिंग्विश कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन इस डिस्क्रीट का मतलब लिखा है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये गलत हो गया, ठीक। अब आगे आ जाओ दूसरे में, देखो डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। दूसरे में है डिस्क्रीट मीन्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने यही कहा था, सीक्रेट को, गोपनीयता को मतलब एकदम मेंटेन रखना, बनाए रखना, तो ये बी वाला आपका एकदम से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एक लिखा है इमिनेंट और एक लिखा है इमीनेंट। तो ये जो इमिनेंट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रभावशाली, इफेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और ये इमिनेंट होता है ना, जस्ट टू हैपन, कोई चीज़ ऐसी है जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने घटित होने वाली है, जैसे बारिश होने वाली, तो इमिनेंट कहते हैं ना, द रेन इज इमिनेंट, जस्ट टू हैपन, थोड़ी देर में जो चीज़ हमारे सामने होने वाला हो वो हो जाएगा। तो पहले ध्यान देखो, इमिनेंट का मतलब क्या हो, इंपॉर्टेंट एंड फेमस, हाँ ये तो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट मतलब फेमस होता है, और ये इमिनेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग अबाउट टू हैपन, कोई ऐसी चीज़ जस्ट होने वाली है, अबाउट टू हैपन है, तो ये पहला वाला ही हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर हो गए आपके 10 क्वेश्चंस थे होमोफोन्स के, ठीक। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 41 से। ये सेगमेंट कौन सा है, एंटोनीम का सेगमेंट है, तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ आ जाओ,
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि मेनी मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। तो मैलिएबल आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है, किसी चीज़ को पीटो या गर्म करो वो फैल सकता है, ठीक है, जिसको पीटने पर क्या हो सकता है, वो फैले, या उसको मोड़ने पर क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो उसको कहते हैं। जो स्प्रेड हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, बेंड हो सकता है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्ड है, हार्ड जाहिर सी बात है अपोजिट है, हार्ड होगा तो वो मुड़ेगा नहीं, ठीक है। स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग मत लगाना, स्ट्रांग का मतलब होता है ना वो ताकत से रिलेटेड होता है ना, तो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। टेंडर मतलब नाजुक हो गया, साइनोनिम हो जाएगा। वीक हो जाएगा, कमज़ोर के लिए साइनोनिम हो जाएगा। ये हार्ड होगा। कहीं हार्ड और स्ट्रांग में आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं कर रहे थे कि हार्ड लगाएं कि स्ट्रांग लगाएं। स्ट्रांग पावर के लिए लगता है, ताकत के लिए लगता है, ये नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 में करना है। देखो, टू नेग्लेक्ट वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। किसी वार्निंग को नेग्लेक्ट करना, आप खतरे को न्योता दे रहे हो, फ़ोन नंबर और लोकेशन भेज रहे हो उसको ना कि आ जाओ हम यहाँ पे खड़े हैं। तो नेग्लेक्ट करना मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, ओवरलुक कर देना, ठीक है, मतलब ज़्यादा नोटिस ना देना। तो डिसरिगार्ड तो साइनोनिम हो जाएगा, आप रिगार्ड नहीं कर रहे हैं उसको, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, साइनोनिम हो जाए। इग्नोर करना क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रिगार्ड करना, हाँ मतलब नोटिस करना, ध्यान देना, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और ओवरलुक करना, ये भी साइनोनिम हो जाएगा। तो ये तो सीडीएस वाला पैटर्न आ गया। सीडीएस में ऐसा पूछा जाता था ना कि 3 सिमिलर 1 डिफरेंट हो गया। तो अगर 3 सिमिलर मिल जाए 1 डिफरेंट मिल जाए, तो जो डिफरेंट है आप उसको आंसर लगा के चले आओ, अगर नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में तो पहुंच गए। 43 में देखो लिखा है ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, ये लिखा हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। तो ये ऑस्टेंटेशियस जो होता है ना, क्या होता है, थोड़ा शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, सोई हो जाता है। तो टॉर्डी का मतलब क्या होता है, ये सोई होते हैं, ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही पोलाइट होता है, मतलब बहुत सज्जन व्यक्ति होता है, पोलाइट होगा, दिखावा उखावा नहीं करता। अमीर है तो अमीर है लेकिन दिखावा नहीं करेगा। डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ना ये लोग, तो ये एंटोनिम हो जाते हैं उसका ठीक अपोजिट। गाउडी का मतलब वही हो जाता है, दिखावा करने वाला, साइनोनिम हो जाएगा। अपारेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट होता है। ये ना तो साइनोनिम है और ना तो एंटोनिम है, तो आपका एंटोनिम कौन सा होगा, मॉडेस्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 44 में देखो लिखा है एक्सक्रूसिएटिंग होता है, मतलब गिविंग ग्रेट पेन, बहुत तकलीफ देता है। जो लिखा है द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक, जो कोविड पैंडेमिक आया था उसका जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, एक्सक्रूसिएटिंग था फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा एक्सक्रूसिएटिंग। अब तुम सोच लो, अंदाज़ा लगाओ कि कोविड पैंडेमिक का जो एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा दर्दनाक तो था ही ना, पेन गिविंग था। तो पेन गिविंग के लिए अब यहाँ आ जाओ। एक लिखा है ना का मतलब क्या होता है, GNAW, इसको क्या कहते हैं, कुतरना। ना मतलब होता है कुतरना किसी चीज़ को, तो ये तो दर्दनाक है भाई, कुतरना भी कष्ट के लिए है, निगेटिव सेंस में आ जाएगा। ग्रुएलिंग का मतलब भी होता है वही, दर्दनाक होता है, कष्ट देने वाला होता है। एक्सट्रीमली टायरिंग कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो सकता है ग्रुएलिंग में, ठीक है। चलो एक ये हो जाएगा। अब आ गया आपका हैरोइंग भी दर्द देने वाला होता है, तकलीफ देना होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कह सकते हो इसको। तो सब तो निगेटिव जा रहे हैं, आपका कोई पॉजिटिव सेंस में वर्ड आया नहीं आया, ये निगेटिव सेंस का है। तो इसमें सब ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, साइनोनिम। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब बहुत सॉफ्ट। भैया पैंडेमिक कोविड का इफेक्ट माइल्ड तो नहीं था, बहुत सीवियर था। तो ये रहा आपका एंटोनिम, लगा लो ये डी वाला, ठीक है। चले आगे, शायद एक क्वेश्चन और बचेगा एंटोनिम का, क्योंकि 5 ही एंटोनिम इसमें पूछे हुए थे। लिखा है अ ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से ताजगी देने वाला। मान लो आप कोई कप कॉफ़ी मिल जाए, एक समोसे और एक कॉफ़ी थकने के बाद, तो वो क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता है, थोड़ा तरोताज़ा। तो पहाड़ पे घूम के आओगे तो तरोताज़ा हो जाओगे ना। तो चलो रिफ्रेशिंग का, अब इसका एंटोनिम होगा बोरिंग हो जाएगा। चलो एक देखते हैं, कनाइविंग होता है। कनाइविंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही कनिंग, धूर्त टाइप का जो होता है उसी को कहते हैं कनाइविंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कनिंग, ठीक है। तो ये तो हमको लग नहीं रहा है कहीं से। अच्छा आगे लिखा है वियरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि वियरी मतलब क्या होता है, टीडीएस होता है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, बहुत ही थकाऊ, एग्जॉस्टिंग, कोई ऐसा काम जिसमें सारी एनर्जी निकल जाए, आप थक के चूर हो जाते हैं।
तो यही मैंने कहा था ना, रिफ्रेशिंग ताजगी देने वाला, और वियरिंग क्या होता है, थका के चूर करने वाला। ये आपका एंटोनिम हो गया और यही आपका आंसर हो गया। रिवाइविफाइंग, तो रिवाइव एक वर्ड लिख लो, रिवाइव। रिवाइटल पढ़ा होगा, रिवाइटल, रिवाइटल का मतलब क्या होता है, जो आपके में फिर से री एनर्जाइज कर दे। और रिजुविनेट, रिजुविनेट मतलब क्या होता है, री यूथ। जुविनाइल क्या होता है, यूथ कर दे। रिजुविनेटिंग का मतलब क्या होता है, फिर से जवानी वापस आ जाती है। च्यवनप्राश खाओ फिर से जवान हो जाओ, तो रिजुविनेट हो जाता है, फिर से युवा हो जाते हैं। तो ये करीब, ये दोनों करीब सेम सेंस के वर्ड हो जाते हैं। रिवाइव का मतलब क्या होता है, री एनर्जाइज कर देना, आपके अंदर फिर से एनर्जी भर देना, ये हो जाता है। मतलब ग्लूकोज चढ़वा के आ गए, री एनर्जाइज हो गए। ठीक है, चलिए, तो एंटोनिम क्या होगा, वियरिंग हो गया आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक पैसेज है। अच्छा, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले हमको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर पैसेज में आना है। तो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कैन नॉट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज अ रिसोर्स प्रूडेंटली। लोगों को किसी रिसोर्स को प्रूडेंटली मतलब होता है समझदारी पूर्वक, बहुत सोच समझ के, कम मात्रा में समझदारी के साथ यूज करने के लिए लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं किया जा सकता है, ये कारण दिए हुए हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा इसका कारण। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा कि व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्स एग्जॉस्टिवली। लोग किसी रिसोर्स को एग्जॉस्टिवली का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक बाल्टी पानी में हाथ मुँह धोते हैं, ये एग्जॉस्टिव यूज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, क्यों करते हैं लोग एग्जॉस्टिव यूज, या तो उनको यकीन हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिसोर्स पे इतना है कि घटने वाला नहीं है, समुद्र में से एक लोटा निकाल लेंगे तो क्या चला जाएगा, ये फीलिंग होती है। चलिए, अभी तो वो केस था, पैसेज पढ़े नहीं है। 48 में क्या है, द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपुल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लोगों का जो स्वार्थ होता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, वो लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली, एरेटिकली या इंडिफरेंटली, कैसे अफेक्ट करता है, ये तरीका बताना है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 में पीपल रूटेड इन लोकेलिटी, ये तो कंप्लीट करना, पीपल रूटेड इन लोकेलिटी। इसके बाद ये क्या करते हैं, सेंटेंस वहीं से हमको पढ़ के मिलेगा, क्या करना होगा, याद रखिएगा, पीपल रूटेड इन लोकेलिटी। आगे लिखा है कि विच एमंग द फॉलोइंग क्लोजेस्ट इन द मीनिंग विद द वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट के क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, जब हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे घटते जाते हैं, जैसे पेट्रोल है घटता जा रहा है, तो जो मतलब वो कम होता जा रहा है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक दिन से यूज्ड अप होता जा रहा है, एग्जॉस्ट होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब पैसेज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको याद है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जगहों पे निशान लगा रखा है। देखो, पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न विद द सेल्फ इंटरेस्ट। देखो यही क्वेश्चन था ना, परसू सेल्फ इंटरेस्ट। ज़्यादा हद तक लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परसू करने में लगे रहते हैं। दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड, यही क्वेश्चन पूछा था, लोगों को मोटिवेट क्यों नहीं किया जा सकता है कि रिसोर्सेज को प्रूडेंटली यूज करें। दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फैशन। क्यों, आगे दिया हुआ है। आगे लिखा है दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस में उनको मोटिवेट क्यों नहीं किया जा सकता, नीचे दिया हुआ इन कंडीशंस में। किन कंडीशंस में, देखो, इफ़ देयर रिसोर्स कैचमेंट इज वास्ट, अगर उनके पास जो रिसोर्स है जिसको वो यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मैंने अभी बोला भी था, तो वो मतलब बहुत समझदारी से नहीं यूज करेंगे, फिजूल यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा, सो दैट डिग्रेडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पोर्शन अफेक्ट्स द वैलिडिटी, और वो मतलब वो चीज़ घट जाएगी तो उन पर उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, या बहुत कम फर्क पड़ेगा, ज़रा सा फर्क पड़ेगा, एक कारण तो ये हो जाएगा। दूसरा, और if they have open before them possibilities of substitution, हाँ, तब भी आदमी रिसोर्सेस को माइंडफुली नहीं यूज करता, जब उसके पास होता है अब ये खत्म हो जाएगा तो वो यूज करेंगे, तो जब उसके पास उस रिसोर्स को सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन होता है, पॉसिबिलिटी होती है, तब भी फिजूल खर्ची करेगा, बिना समझदारी के साथ करेगा। ये दो कारण दिए हैं। आगे देखो, एज एनी वन रिसोर्स एलिमेंट इज डिप्लीटेड, जैसे एक रिसोर्स डिप्लीट हो जाएगा तो दूसरा रिसोर्स यूज करेंगे, तो आदमी ये सोचता रहता है। आगे लिखा, इफ देयर कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस इज, अगर उसका कंट्रोल रिसोर्स बेस पर कैसा है, इज टेनवेस। टेनवेस का मतलब क्या हुआ, बहुत कम के लिए यूज किया जाता है, बहुत लिटिल अमाउंट में यूज किया जाता है। आगे लिखा है सो दैट अदर्स में, तो एट एनी टाइम डिप्लीट अ रिसोर्स दे वैल्यू इवन इफ दे यूज इट
इन अ रेस्ट्रेंड फैशन। आगे लिखा है कि देखो, अगर आदमी को ये लगता है कि मतलब मैं अगर इसको बहुत कम कम यूज करूंगा दूसरे लोग ज़्यादा यूज करेंगे, तब भी वो नहीं बचाता है। ये कारण ये हो गया। इंडीड एग्जॉस्टिव यूज, एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज, एग्जॉस्टिव यूज इज हाईली लाइकली व्हेन एनी वन ऑफ दीज थ्री कंडीशंस ऑब्टेन। तभी मतलब इन तीनों में से, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो आदमी एग्जॉस्टिव यूज करता है रिसोर्स का। इट इज ओनली व्हेन, केवल तब होता है पीपल परसीव देयर रिसोर्स कैचमेंट इज लिमिटेड। आदमी समझदारी से तभी यूज करेगा जब उसको पता चलेगा उसका जो रिसोर्स कैचमेंट है, जो स्टोर है, बहुत कम है। पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जॉस्टेड रिसोर्स एलिमेंट एज नॉट रेडिली सफिशिएबल, और जो चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ कर रहा है उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ नहीं यूज़ कर पाएगा, तब हो सकता है समझदारी से यूज़ करे। एंड देयर ओन कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस इज सिक्योर। ठीक, विल दे बी मोटिवेटेड टू यूज, तब लोगों को रिसोर्स को प्रूडेंटली यूज करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। समझ में आ गया? कब रिसोर्स को इनको रिसोर्स समझदारी से यूज करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल रूटेड इन लोकलिटी, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। पीपल रूटेड इन लोकलिटी, जो लोकलिटी में रूटेड होते हैं लोग, अब यहाँ आगे यही लिखना होगा। एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्स बेस आर मोस्ट लाइकली टू फुलफिल ऑल थ्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। आगे लिखा, एंड देयर फोर टू बी हैव इन वेज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब जो हेल्पफुल होता है टू द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी विद इन देयर लोकेलिटीज। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आंसर कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन था कि लोगों को समझदारी से रिसोर्स यूज करने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया जा सकता। पहला है, दे फील दैट अदर्स में ओवर यूज द रिसोर्स, क्योंकि उनको ये लगता है कि दूसरे लोग इसका ओवर यूज कर लेंगे। ये बात नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट, हाँ अगर सब्सटीट्यूट करने का उस रिसोर्स को चांस होता है तब ये लोग ओवर यूज करेंगे। और अबंडेंस ऑफ द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अगर रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में तब यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपके दो चांसेस में, ठीक है। तो कौन सा आएगा, सेकेंड और थर्ड वाला। देखो पहला वाला आपने पढ़ा था, सोच रहे होंगे आपके ये वाला क्यों नहीं हो सकता। देखो ये उस सेंस में था जब इनको ये लगा कि अगर हम कम यूज करेंगे तो दूसरे लोग ज़्यादा यूज करेंगे, तब आदमी मतलब नहीं बचाता है। लेकिन यहाँ लिखा है ना कि जब उसको ये लगता है कि दूसरे लोग ओवर यूज कर रहे हैं, ये उसके यूज करने का कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है 47 में क्या होता है, एग्जॉस्टिवली। व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्स एग्जॉस्टिवली, कब एग्जॉस्टिवली यूज करते हैं। देखो आया था ना, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पैसेज में, व्हेन द सब्सटीट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फैसिलिटेटेड बाय एनजीओ, एनजीओ का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं आया था। व्हेन द रिसोर्स इज अबाउट टू एक्सपेंड, जब रिसोर्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यह भी बात नहीं थी। बल्कि कब था, व्हेन द रिसोर्स यूज इज हैज लिटिल इम्पैक्ट, जब रिसोर्स यूज इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, मतलब करीब ना के बराबर, खत्म भी हो जाएगा था, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब वो इनको नहीं प्रभावित करता है तब वो एग्जॉस्टिवली यूज करते हैं। याद है आपको ये पैसेज, ये मिला हुआ था, आप फिर ढूंढ के देख लीजिएगा। आगे आ जाओ, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल, शुरुआत में ही मिल गया था, आप याद रखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का जो सेल्फ इंटरेस्ट यूज है लोगों को, वो कैसे इफेक्ट करता है, तो ये एरेटिकली इफेक्ट करता है, ठीक है। एरेटिकली का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली, पॉजिटिवली करेगा नहीं, नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए, अफर्मेटिवली करेगा नहीं, और इनडिफरेंटिंग मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं, उदासीनता में करेगा नहीं, क्या करेगा, ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा, अनएक्सपेक्टेड। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितना बुरी तरह से ये इफेक्ट करेगा, अनएक्सपेक्टेडली लग जाएगा, इरेटिकली। नेक्स्ट आ जाओ 41 के लिए, 41 में ये पूरा करिए। इसको पूरा कैसे करेंगे, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं पूरा करने के लिए। देखो यही है ना कि जो लोकल रूटेड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, बिलीव इन कंजर्वेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्स। जो उस रिसोर्स के आसपास के लोग, जो ही के लोकलाइज लोग होते हैं, वो लोग ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि हम रिसोर्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। उसमें कंजर्वेशन भी करते हैं, वो बचाते भी हैं, और उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए भी कोशिश करते हैं। तो ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्लीट का आप साइनोनिम बताइए, डिप्लीट की मीनिंग क्या होगी, एग्जॉस्ट हो सकती है, खत्म करना। डिप्लीट मतलब चीज़ें जब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लग जाएगा। कंप्लीट करना तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। डिस्परेट मतलब हताश करना, हताश करना यहाँ पर नहीं आएगा,
ठीक है, डिस्करेज करना नहीं आएगा। रिप्लीट भी नहीं है, रिप्लीट की जगह पर उसकी जगह दूसरा कर देंगे तो ये भी नहीं आएगा। देखो डिप्लीट का मतलब क्या था, वो चीज़ें यूज्ड अप होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, आगे साल के समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। किसके थे 50 क्वेश्चंस? एनडीए 2, एनडीए 2 कौन सा? 2023। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। 50 क्वेश्चन से आपको 1 घंटा 15 मिनट लगा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन 75 मिनट, तो इतना तो करीब लगना ही था भाई, इससे कम में तो नहीं करा पाएंगे अगर अच्छे से समझा के करा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, दूसरों को भी फ़ायदा मिले। और कल इसके बाद कल तो हम CDS का डालेंगे, 2 CDS का पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लोगों का पड़ेगा अल्टरनेट CDS इंडिया, CDS इंडिया, CDS इंडिया, ऐसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि हमने कल जो डिस्कशन में बताया था कि आप CDS के भी कुछ सेगमेंट जो आपके में पूछे जा रहे हैं, जैसे एरर का हो गया, एंटोनिम हो गया, साइनोनिम हो गया, फिलर का हो गया, तो ये आप करते रहिए उनके साथ में। ठीक है, उसमें से भी पूरा ना करिए तो आपको वहाँ पे क्या करें, प्रीपोजिशन कर भी लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ दीजिए, मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।